ये ब्रांड 2016 में पाकिस्तानी स्नैक्स मार्केट का नंबर 1 ब्रांड बनने जा रहा था, लेकिन उसे ऐसे रास्ते से हटा दिया गया जैसे उसे कोई जानता ही ना हो। एक वक्त में पाकिस्तानी यूथ का क्रेज रहने वाले ब्रांड को आज ढूंढना भी एक मुश्किल काम है। सवाल ये है कि कौन है जो पाकिस्तानी ब्रांड्स को आगे बढ़ने नहीं देता। किसी ब्रांड के फाउंडर को अगवा कर लिया जाता है तो किसी को धमकाया ही इतना जाता है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। आखिर इस सब के पीछे है कौन? आज जानते हैं इस सवाल का जवाब और उड़े हुए चिप्स के डाउनफॉल की कहानी। ये साल था 2015। यूनाइटेड स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड लाहौर के करीब एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। वो पिछले 60 सालों से पाकिस्तानी मार्केट में काम कर रहे थे, लेकिन अब वो ग्लोबल जायंट्स को कम्पीट करके चिप्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे थे। इस लेवल के कंपटीशन के लिए इक्विपमेंट्स भी उसी स्टैंडर्ड के होने चाहिए थे और उन्होंने ऐसा किया भी। फैक्ट्री सेटअप के लिए उन्होंने सीधा यूरोप और तुर्की से पॉप ग्लास चिप्स मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स को इंपोर्ट किया। वो कोई आम चिप्स फ्राई करने वाली मशीन्स नहीं थी, वो ऐसी एडवांस्ड मशीन्स थी जिनमें पोटैटोज को पहले धोया जाता, फिर उन्हें काटा जाता कि वो फ्राई होते और फिर आखिर में उनके ऊपर फ्लेवर छिड़का जाता। और ये सारा काम एक ऑटोमेटिक सिस्टम से होता था, बिल्कुल लेज के स्टैंडर्ड जैसा। अब टाइम था ब्रांड को एक नाम देने का। एक दिन कंपनी की मार्केटिंग टीम मीटिंग में थी। डिसाइड हो रहा था कि नाम क्या रखा जाए, तो किसी ने कहा कि चिप्स का नाम ऐसा हो कि जो भी खाए वो कहे ओए होए। बस यही वो वर्ड था जो शफीक याकूब को क्लिक कर गया और उन्होंने ब्रांड नेम ओए होए ही रख दिया, जो सरप्राइजिंगली अवाम में वर्ड ऑफ माउथ ही बन गया, क्योंकि ये नाम सिंपल, देसी और एक याद रह जाने वाला नाम था। अब वो वक्त था जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन का आगाज हुआ। फ्लेवर डिपार्टमेंट में प्रॉपर R&B यूनिट बनाया गया। टेस्ट पर बहुत बारीकी से काम किया गया। रीजनल टेस्ट के लिए टेस्ट कंडक्ट करवाए गए। बहुत यूनिक स्पाइसेस के साथ रेसिपी तैयार की गई, जिससे टेस्ट को ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करने के काबिल बनाया गया। इसके बाद पैकेजिंग को डिजाइन करने का टाइम था। पैकेजिंग में वाइब्रेंट कलर्स और क्लीन डिजाइन पर फोकस किया गया ताकि शेल्फ में पड़ा हो तो अलग से ही नजर आए। इसके बाद मरहला था मार्केटिंग का। उस वक्त मार्केट में कोई भी मार्केटिंग पर इतना खर्चा नहीं कर रहा था। इसके लिए सिर्फ एक ही जॉइंट लेज था जो मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था। वसीम अकरम के लेज के एड्स उस वक्त टीवी स्क्रीन पर छाए हुए थे। ऐसे दौर में ओए हुए ने फवाद खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिनका फेस जिस प्रोडक्ट पर होता था उसकी हाइप खुद ही बन जाती थी। Then year 2016 में ऑफिशियली ओए हुए का ग्रैंड लॉन्च होता है। टीवी चैनल्स, बिलबोर्ड्स, इवन के हर जगह ओए हुए चिप्स के एड्स ही नजर आ रहे थे। लेकिन फिर ओए हुए की मार्केटिंग की वजह से उसकी सेल्स में ऐसा बूम आया कि उनके कंपेटिटर्स की रातों की नींदें हराम हो गईं। फिर पॉप फ्लेवर्स, मसाला और साल्टेड लोगों की पहली पसंद बन गई। लेज जो मार्केट का किंग माना जाता था, उसकी सेल्स भी कम होने लग जाती हैं। ईयर 2016 में ओए हुए अपनी मार्केटिंग के दम पर बेस्ट सेलर बनने जा रहा था। लोग इसे बहुत पसंद कर रहे थे, लेकिन ठहरिए, ये सब ऐसे ही नहीं चलने वाला था। कुछ ही महीनों में जिस तेजी से ओए हुए मार्केट में आया था, उसी तेजी से अब मार्केट से गायब हो रहा था। ये चीज लोगों को बहुत हैरान कर रही थी कि आखिर इस सब के पीछे है कौन जो इतने अच्छे और इतने फेमस बिजनेस को देखते ही देखते खत्म कर देता है। चलिए इस सवाल का जवाब भी ढूंढते हैं। 2023 में इसराइल हमास की वार की वजह से पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में इसराइली बैग्ड प्रोडक्ट्स का बाइकआउट शुरू हो रहा है। ये चीज लोकल ब्रांड्स के लिए बहुत लकी साबित हुई, स्पेशली कोला नेक्स्ट के लिए की बेस्ट मूवमेंट था। ये वो वक्त था जब लोग पाकिस्तानी ब्रांड्स को ढूंढ रहे थे। इसी दौरान 2024 के स्टार्ट में कोला नेक्स्ट ने अपनी टैगलाइन बदल कर बिकॉज कोला नेक्स्ट है पाकिस्तान कर दिया। इस एक मूवमेंट के बाद सेल्स में मैसिव बूस्ट आया। जनवरी 2024 में कोला नेक्स्ट का मार्केट शेयर जो सिर्फ 2% था, कुछ ही महीनों में 12% तक चला गया। लेकिन ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई कि कैसे कोई पाकिस्तानी ब्रांड इतनी तरक्की कर सकता है। फिर 23 जुलाई 2024 को कराची के मानिकपुर रोड से जुल्फकार अहमद को उनके दोस्त के साथ अगवा कर लिया जाता है, और वो भी उस वक्त जब उनका ब्रांड बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 5 दिन बाद उनको लाहौर से रिकवर किया गया। ये इंस्टेड इतना सेंसिटिव था कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इसे कवर नहीं किया गया और कोई भी पब्लिक इंटरव्यू नहीं दिया गया।
इसी तरह सलाम कोला की ओनर ने अपना बिजनेस तो तुर्की से स्टार्ट किया था, लेकिन वो अपना बिजनेस पाकिस्तान में लाना चाहती थी। लेकिन जब वो पाकिस्तान में एंट्री करने लगी थी, अब उनके मुताबिक उन्हें इस कदर धमकाया गया कि अव्वल तो तुम्हें यहाँ पर काम करने नहीं दिया जाएगा और हो सकता है कि तुम मार दी जाओ। अब आते हैं ओएवे चिप्स पर। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। लेस को जब अपना राज खतरे में नजर आया तो उन्होंने कट थ्रोट स्ट्रेटजी अपना ली। इन सिंपल उन्होंने ये फैसला किया कि कुछ अर्सा हम मुनाफा नहीं कमाएंगे, लेकिन इस ब्रांड को जो हमारा राज खा रहा है इसे नहीं रहने देंगे। अब टीवी और बिल बोर्ड्स की लड़ाई दुकान के काउंटर पर पहुंच चुकी थी। हुए अभी एक नया ब्रांड था, उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना बड़ा नहीं था, बहुत से एरियाज में हुए मिलता ही नहीं था। कस्टमर एड तो देखता था, लेकिन जब वो बाई करने जाता था तो उसे प्रोडक्ट मिलता ही नहीं था। यहाँ से लेस ने गेम को समझ लिया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हुए यूथ ने बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो उन्होंने अपनी पूरी मार्केटिंग टीम और सेल्स नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया। लेस के पास सबसे बड़ा एज मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक लेस के पास कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, डिलीवरी वैन्स, ट्रेंड सेल्स टीम और डीलर्स का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था। लेस के प्रॉफिट मार्जिन्स भी बहुत अच्छे थे। इसकी वजह से लेस डीलर्स को 2 से 3% एक्स्ट्रा मार्जिन दे रहा था। लेकिन अब उन्होंने डायरेक्ट दुकानदारों को अप्रोच करना शुरू किया। उन्होंने दुकानदारों को 10 कार्टन सेल करने पर 1 कार्टन फ्री दिया। अब लेस ने हुए को लोगों की नजरों से दूर करने के लिए एक और काम किया। उसने जो दुकानदार लेस को शेल्फ में सबसे ऊपर रखा था, उसे माहाना 500 से 1000 तक का इनाम देना स्टार्ट किया। और जिस दुकान पर हुए नजर आ जाता था, उसकी डिलीवरी को कई दिनों तक क्लियर कर देते थे। इसकी वजह से दुकानदार ने लेस की सेल्स को प्रायोरिटाइज किया और न्यू ब्रांड का रिस्क लेकर अपने प्रॉफिट को कम नहीं करवाया। ये बिल्कुल शतरंज की तरह एक साइलेंट अटैक था। हुए के लिए ये सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। उनके पास ना तो इतनी डिलीवरी वैन्स थी, ना बड़ा कोल्ड स्टोरेज सिस्टम था और ना ही डीलर्स का इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था। हुए के सामने हर रोज एक नई प्रॉब्लम आ रही थी। कभी रिटेलर्स लेने से इनकार कर रहे थे और कभी मार्केट में हर रोज एक नई अफवाह आ जाती थी। कुछ लोग कहते थे कि हुए चिप्स में नॉन हलाल सोर्सेज है, कुछ कहते थे फ्लेवर में स्मेल आती है। कई पोटैटो डीलर्स ने तो उनको पोटैटो सप्लाई करना ही बंद कर दिया। वहीं हर तरफ फैल चुकी थी, लेकिन अंदर से ब्रांड का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। शेल्फ्स जो पहले ही लेस के कब्जे में थी, वहाँ पे जगह मिलना भी मुश्किल होता जा रहा था। या ये थी असली वजह इस मोस्ट पॉपुलर ब्रांड के डाउनफॉल की? नहीं, कुछ गलतियां इंतजामिया ने देखी थी। यूनाइटेड स्नैक्स ने मार्केटिंग में करोड़ों रुपए उड़ा दिए। टीवी एड्स, बिल बोर्ड्स, फवाद खान के कॉन्ट्रैक्ट्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स, सब टॉप टायर टू। लेकिन जब एक्चुअल सेल्स और नंबर्स को देखा गया तो पिक्चर कुछ और ही थी। सेल्स उतनी तेजी से बढ़ ही नहीं रही थी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी। फिर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मार्केटिंग बजट को रोक दिया गया। कंपनी ने सोचा कि जब सेल्स बढ़ेंगी तो हम अपने एड्स भी दोबारा चला लेंगे, लेकिन जब एड्स बंद हुए तो कस्टमर्स भी ब्रांड को भूल गए। पोस्टर्स उतर गए, फवाद खान के एड्स बंद हो गए और धीरे धीरे ब्रांड साइलेंट हो गया। हुए का डाउनफॉल मार्केटिंग की कमी या लेस की वजह से नहीं, बल्कि अंडर के सिस्टम और सप्लाई चेन की कमजोरी की वजह से हुआ। हुए को चाहिए था कि वो रिटेलर्स को स्टॉक टाइम पर प्रोवाइड करते, मिसिंग फ्लेवर्स को रीस्टॉक करते, रिटेलर्स को अच्छे मार्जिन देते और अफवाहों को काउंटर करते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने मार्केटिंग ही बंद कर दी, जिससे हालात मजीद खराब हो गए। ब्रांड की हाइप तो बनी लेकिन सस्टेन नहीं हुई। पूरा इल्जाम लेस को देना भी गलत है। उन्होंने रास्ते मुश्किल जरूर बनाए, लेकिन हुए के अंदर की प्लानिंग भी उतनी सॉलिड नहीं थी। यूनाइटेड स्नैक्स अब भी बिजनेस कर रही है, हुए अब भी कुछ शॉप्स पर मिलता है, कंपनी चल रही है, लेकिन हुए का वो जादू अब सिर्फ एक याद बन गया है।